आज हमारा जो डिस्कशन है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाती है। यहाँ पर मैं 2-3 चीज आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, विच शुड बी क्लियर टू यू ऑल। सबको आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ उनके फाइनल अकाउंट्स के ऊपर है, मतलब वो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालती है, बैलेंस शीट। ये चैप्टर ये नहीं बताता है कि वो अकाउंटिंग पूरी कैसे करती है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैश बुक तो वो वैसे ही बनाएंगे जैसा आपने 11 में पढ़ा है, लेजर अकाउंट वो वैसे ही बनाएंगे जैसे 11 में पढ़ा है, ट्रायल बैलेंस वो वैसे ही बनाएंगे जो आपने पढ़ा है। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तलपट बन गया, उसके बाद उनको प्रॉफिट लॉस देखना है, वो कैसे निकालते हैं, फर्क वहां पे। तो आपका ये देखते हैं। अब पहली बात तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम ही नहीं है प्रॉफिट कमाने का, तो ये कैसे करते हैं, ये क्या करेंगे, ये कोई ट्रेडिंग तो करते नहीं है, कि खरीदना बेचने का काम इनका तो है ही नहीं। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई चीज बनाते हो, प्रोडक्शन करते हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये कैसे अपना काम करते हैं, ये चंदे लेते हैं, डोनेशंस लेते हैं। लोग इनकी सदस्यता लेकर इनके मेंबर्स बन के इन संस्थाओं के उनको अपना वो दे सकते हैं, पे करते हैं। हाँ, वो पे कर सकते हैं। उसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये अपना खर्चा चलाती है। अब सवाल उठता है कि भाई जब आप प्रॉफिट ही नहीं कमाते हो, प्रोडक्शन ही नहीं करते हो, है ना, ट्रेडिंग ही नहीं करते हो, तो आपको ये प्रॉफिट लॉस निकालने की जरूरत क्या है। जरूरत इसलिए है कि मैं अगर मान लीजिए मैंने किसी भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट, एक किसी ऐसी संस्था को जो सेवा में के काम कर रही हो, दवाइयां बांटती हो, इलाज कराती हो, शिक्षा देती हो, या धर्म के अपने उसके लिए जुड़ी हुई हो, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉट फॉर, या कोई क्लब हो जो खेल सिखाता हो या कराता हो, या ऐसी कोई संस्था, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनको मैंने इनमें से किसी को डोनेशन दिया, चंदा दिया। अब मैंने अगर डोनेशन दिया है तो मैं जानना चाहूंगा कि भाई आप मेरे पैसे का कैसा इस्तेमाल करते हैं, आप सही से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर मैं उनका फाइनल अकाउंट देखता हूँ, मैं देखता हूँ, आप दिखाओ तो सही आपके खर्चे क्या है, आप किस चीज में खर्च करते हो। एक तो ये, तो मैं अगर डोनेट करता हूं तो मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, सरकार भी जानना चाहती है कि आपके पास जो चंदा आ रहा है आप खर्च कैसे करते हो, मैनिपुलेशन तो नहीं, हेरा फेरी तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं, जो लोग संस्था चला रहे हैं, जो उसके अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, वो लोग उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, सचिव वगैरह है, कोषाध्यक्ष है, उसका ट्रेजरर है, वो लोग। तो इसलिए सरकारी नियंत्रण गवर्नमेंट भी देखती है, इनकम टैक्स वाले भी देखते हैं। और भले वो टैक्स नहीं है, वो अलग चीज है, वो टैक्स का क्राइटेरिया छूट में, लेकिन आपको बनाना तो पड़ेगा, फाइल करना पड़ता है ना, आपको जमा करना पड़ता है आपका हिसाब किताब, जिससे कि आप उसमें सही ढंग से उसको चला रहे। तो सर एनपीओ पर टैक्सेस नहीं लगते। एनपीओ में क्या रहता है कि आपको छूट होती कि आप अपनी रेवेन्यू का इतना परसेंट तक अमाउंट, 20%, 30% तक अगर आप अपने ही एक्टिविटी में खर्च करते हैं तो नहीं, आप उसके अलावा एक्स्ट्रा अर्न करते हैं और वो बचाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उस पर टैक्स लगता है, ऐसा है। तो आप ज्यादातर ये पाओगे कि जो स्कूल्स है वो सोसाइटी में होते हैं, लेकिन वो स्कूल्स आर सपोज टू बी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उनका जो प्रॉफिट है उस पर उनको छूट मिलती है, टैक्स की छूट मिलती है। आप हॉस्पिटल चलाते हो, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस पे टैक्स की एक पूरी तरह से आपको वो छूट वगैरह रहती है। तो ये इनका काम, लेकिन इनका प्रॉपर वो पैसा उसी पे यूज कर रहे हैं कि जैसा इनको करना चाहिए कि नहीं, ये हमारा देखने का काम है। तो ये सब चीजें हैं, और इनका हम देखना चाहते हैं कि फंड्स को कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर काम नगद का होता है, उधारी का काम नहीं है। क्या उधारी किस चीज की हो सकती है, भाई बिजली का बिल आया, अभी 1-2 महीने से पेमेंट नहीं कर पाए, फंड्स नहीं थे या जो भी कारण था, इस टाइप की छोटी मोटी उधारी होती है। फिर उधारी किस चीज की हो सकती है, भाई तनख्वाह देनी कुछ बाकी है, ऐसी उधारी हो सकती है। फिर क्या हो सकता है, किराया देना कुछ बाकी है, ऐसा उधारी हो सकती है, लायबिलिटीज। फिर उधारी क्या हो सकती है, भाई किसी से लोन लिया थोड़े टाइम के लिए जो, तो वो उधारी हो सकती है। फिर और किस टाइप की इनके पास लायबिलिटीज हो सकती हैं कि भाई
अच्छा, और मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कैसे हो सकते हैं? कुछ मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ मेंबर्स ने अभी पेमेंट नहीं किया है मेंबरशिप फीस का, है ना, बचा हुआ है वो क्रेडिट। बाकी इनके सारे ट्रांजेक्शन्स कैश के। ये कोई उधार में सामान खरीदते बेचते हैं, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कोई व्यापारी है या कोई मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो रॉ मटेरियल बहुत बल्क में खरीदेंगे, बल्क में बेचते हैं, तो उनका जो डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको देनदार और लेनदार, वो बहुत ज्यादा बहुत होते हैं, स्टॉक बहुत होता है। ये 3 आइटम, स्टॉक है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, इनके अंदर इतना लंबा नहीं है, होते हैं थोड़े सौ से। अब कोई 100 मेंबर्स है मान लीजिए किसी क्लब के, अब उनमें से पेमेंट नहीं किया तो कितनों ने नहीं किया? 5 ने नहीं किया, 10 ने नहीं किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि 90 और 95 लोगों ने पेमेंट नहीं दिया, ऐसा नहीं होता। 2-1 लोग हो सकते हैं जिन्होंने नहीं किया होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास में ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स आपके कैश के होते हैं, कैश का पैसा होता है। आपके पास कैश में मेंबरशिप फीस आती है, डोनेशंस आते हैं, ठीक है, कोई वो ये चंदे वगैरह जो भी आपको देता है, कभी कभी गवर्नमेंट भी आपकी मदद करती है संस्था में, वो भी कैश में आता है। आपके खर्चे भी ज्यादातर कैश के हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़े बहुत ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो इसलिए इनके लिए, ऐसी एनपीओ के लिए जो कैश बुक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा है 11th में कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न्स बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न्स बुक बनाते हैं, ये सब ये बनाएंगे नहीं, इनका तो काम ही नहीं है। ये क्या बनाएंगे? कैश बुक। कैश बुक इनकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो कैश बुक के अंदर इनके ज्यादातर ट्रांजेक्शन वही मिल जाएंगे। अब होता क्या है कि ये जो कैश बुक होती है, ये पूरे साल भर के इसके अंदर ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, पूरे साल भर के। और आपने अगर एक चीज कभी नोटिस की हो, ध्यान दिया हो, अकाउंटिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर अगर हम ट्रांजेक्शन्स देखें तो ट्रांजेक्शन्स हो सकता है बहुत सारे हो रहे हो, लेकिन बहुत तरह के नहीं होते, कुछ ही तरह के होते हैं। जैसे बिक्री है, सेल्स। अब सेल्स के ट्रांजेक्शन्स दिन में 10 बार भी हो सकते हैं, 50 बार भी हो सकते हैं, 100 बार भी हो सकते हैं, पूरे महीने में 1000 बार भी हो सकते हैं, लेकिन बार बार सेल्स 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 सेल्स, परचेजेस परचेजेस परचेज। हर महीने में आप बिजली का एक एक बिल आएगा, हर महीने में एक एक बार आप सैलरी का पेमेंट करोगे। हो सकता है 25 लोगों को आपने महीने में अलग अलग डेट पे दी है, लेकिन वो एक ही एक ट्रांजेक्शन बार बार होते, इसलिए ढेर हो जाते। और अगर हम उनकी एक लिस्ट बनाए तो वो ट्रांजेक्शन गिने चुने ट्रांजेक्शन्स होंगे जो रिपीट हो रहे हैं बार। तो आप अगर कैश बुक देखेंगे तो कैश बुक पता चल रहा है कि इतनी मोटी सी किताब हो गई है साल भर की, है ना, इसके अंदर इतने सारे ट्रांजेक्शन नोटिस, ये तो कुछ ज्यादा हो गई है ना। अगर इतनी नहीं है तो कम से कम इतनी होनी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर उनकी लिस्ट बनाए कि हमने साल भर में टोटल पूरा जोड़कर कितनी सैलरी दी, कितना रेंट दिया, कितना इंटरेस्ट दिया, कितने के न्यूज, अभी क्लब है, न्यूज़पेपर खरीदेंगे, मैगजीन आती होगी, वो भी आती होगी, है ना। हमारा उनका एक क्लब है, ग्राउंड बनाते, ग्राउंड मैदान है, उसपे घास उगाते तो उसमें कुछ माली लगे होंगे, उसमें पानी डालते होंगे, ग्राउंड का मेंटेनेंस, उसकी मरम्मत वगैरह बना के उसको रखते होंगे, बिल्डिंग है उसकी मरम्मत होती होगी, ऑफिस में, तो ये सब उनके खर्चे। फिर स्टेशनरी आई होगी, आप भाई कागज, ये सब, ये स्टेशनरी के खर्चे होंगे। में मोटे तौर पे यही खर्चे। बिजली का होगा, एक महीने का हर महीने बिल आता होगा। तो अगर हम उन देखें किस किस चीज में खर्चा किया, उसकी लिस्ट बनाए, उसकी लिस्ट बनाए, और साल भर में कितना कितना पेमेंट किया, तो और साल भर में उनको क्या क्या मिला। डोनेशन आया तो भले ही हो सकता है 25 बार आया हो साल में, लेकिन अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो एक ही हो गया आइटम, डोनेशन। हर महीने हम मेंबर से पैसा लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो कुछ मेंबर्स अभी देते हैं, कुछ 1 तारीख को देते हैं, कुछ 5 को देते हैं, तो उसकी एंट्री बार बार हो रही है कैश बुक में। जिस दिन दे रहे हैं उस दिन लिख रहे हैं, हर महीने लिख रहे हैं, हर 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 हर, हर हफ्ते लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको ऐड करें तो एक ही आइटम। तो अगर जो एक कैश बुक किसी भी एनपीओ की इतने सारे पन्नों में भरी हुई है, अगर हम उसकी एक समरी बनाए, उसका एक निचोड़ बनाए, तो हो सकता है वो 1 पेज में ही आ जाए। भाई साल भर में इतना डोनेशन आया, साल भर में इतना चंदा डोनेशन एक ही हो गया, मेंबरशिप फीस आई, साल भर में इतना हमने किराया दिया, साल भर में इतना रेंट दिया, सैलरी दी, साल भर में इतना बिजली का बिल दिया, साल भर में इतना टेलीफोन दिया, साल भर में इतनी स्टेशनरी आई।
है ना, ग्राउंड मेंटेनेंस पे इतना खर्च किया, ठीक है, पुताई उताई कराई, ये खर्च किया, हालांकि एक कंप्यूटर भी खरीदा, चलो कंप्यूटर भी खरीदा, एक मोबाइल खरीदा, एक मोबाइल खरीदा स्टाफ, तो वो लिस्ट बनाएंगे तो एक पेज में जाएगी। तो ट्रांजैक्शंस कुछ गिने चुने, लेकिन वो बार बार हो रहे हैं। और ऐसा जो एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं आगत और व्यय, रिसीट्स एंड पेमेंट्स खाता, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इस रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर हम ये लिखते हैं कि साल भर में हमें कहां कहां से पैसा आया और साल भर में हमने कहां कहां पैसा दिया, और इसमें साल भर का टोटल एक साथ लिखा जाता है, साल भर का टोटल एक साथ लिखा जाता है। ये होता है रिसीट्स एंड, ये एक एनपीओ के लिए सबसे जरूरी, इसके अंदर सारी डिटेल मिल जाती है, सारी डिटेल। और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स होते हैं आउटस्टैंडिंग के, जैसे मैंने कहा भाई एक आध तनख्वाह नहीं दी है, कुछ किराया बाकी है, कुछ से अपने को एडवांस मिल गया, किस लोग मेंबर्स ने एडवांस में पैसा दे दिया, कुछ मेंबर्स ने अभी नहीं दिया, वो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स होते हैं। सर इसमें मतलब कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट ही लिखेंगे बस। अब ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कैश में जो पैसा आता है और जो कैश में हम देते हैं बस वही लिखते हैं। अब ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या क्या कैश बुक में जो ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और कुछ नहीं है, कैश बुक ही। लेकिन कैश बुक कई पूरे साल भर बनती है और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में पूरे साल भर का टोटल एक साथ लिखकर एक स्टेटमेंट में बना देते हैं। जैसे आप एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद आपको एक मार्कशीट मिलती है। मार्कशीट क्या है? मार्कशीट देख के आप पूरे साल में आपने क्या पढ़ाई की उसका आइडिया लग जाता है। अब मार्कशीट शीट में नहीं है तो अरे अरे साल भर तो बहुत पढ़ाई की, लेकिन इसमें नहीं है ना ऐसा। तो मार्कशीट, एक पन्ने की मार्कशीट और ये आधी पेज की मार्कशीट आपके पूरे साल का परफॉर्मेंस बता देती है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी ऐसा है। हाँ, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी ऐसा, वो पूरे साल भर में कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ गया, वो आधे पेज में, एक पेज में बता देगा। दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स। सर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट जैसा होता है? नहीं, ये कैश बुक होती है, मैंने आपको बताया ना कैश बुक जैसा। यस सर। ये प्रॉफिट लॉस जैसा नहीं होता। और इसके अंदर इसीलिए चूंकि ये कैश बुक है, इसके अंदर जो पैसा नहीं आया वो नहीं लिखेंगे और जो पैसा दिया वो लिखेंगे। मतलब वो पैसा इस साल का भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी, जिस भी साल का कोई भी पेमेंट अपन ने किया वो इसके अंदर हम लिखते हैं। सर मतलब जैसे पिछले साल का था, हमने पिछले साल लिखी, इस साल की तो इस साल लिखेंगे, उस साल नहीं लिख सकते? नहीं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर जो हमारा है वो हमने जो भी पैसा दिया है वो लिखते हैं, वो चाहे किसी भी साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में साल कहाँ देखते हैं भाई? अगर मान लीजिए कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने पिछले साल पैसे नहीं दिए थे, इस साल दिए, तो कैश बुक में तो उसकी एंट्री करेंगे ना, उसकी एंट्री तो कैश अकाउंट तो करोगे ना, उससे क्या फर्क पड़ता है किसी साल का? कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अगले साल का पैसा भी दे दिया, वो भी कैश बुक में लिखा जाएगा। कुछ हमारे सैलरी का पेमेंट है, वो सैलरी हमारी कभी की हो सकती है, वो भी हम लिखेंगे। हो सकता है हमने, मान लीजिए हमारी सैलरी देने का तारीख फिक्स है, 5 तारीख में देते हैं और हमारा साल मार्च में खत्म हो गया, तो मार्च की सैलरी तो पिछले साल की हुई, लेकिन हमने अप्रैल में जब दी तो पेमेंट तो इस साल की अपन ने, वो थी वो पिछले साल की सैलरी। इसीलिए मैंने देखा है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई संस्थाएं क्या करती, मार्च की सैलरी महीना खत्म होते ही 1-2 दिन पहले दे देती। बोले यार अगले साल कौन लेके जाए, इसी साल का कर दो। लेकिन अगर मान लीजिए हमने नहीं किया ऐसा, हमने अप्रैल में दी जाके सैलरी, तो भैया सैलरी तो पिछले साल की है, 20 साल, तो वो पिछले साल की कैश बुक में थोड़ी लिखेंगे, वो तो इस साल की कैश बुक में लिखेंगे। फिर अगले साल का भी ऐसे ही करें? अगले साल भी ऐसे ही होगा। तो इसलिए जब प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो प्रॉफिट लॉस निकालने में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस निकालने में एडजस्ट, लेकिन वैसे तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसा होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। आपको इन चीजों को देखना है। अब यहाँ पर कोई चीज आपको पहले पूछनी है तो मुझसे पहले पूछिए आप, और फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास जो एक अकाउंट हम बनाते हैं जिसका नाम मैंने आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया,
ठीक है, इसको हम आगत और व्यय कहते हैं ना शायद हिंदी में। प्राप्ति एवं भुगतान आय व्यय खाता। आय नहीं, आय व्यय तो अलग हुई। प्राप्ति एवं भुगतान आय व्यय हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आय माने इनकम होता है, व्यय माने एक्सपेंडिचर। रिसीट्स एंड पेमेंट्स को दूसरा नाम है इसका। प्राप्ति एवं प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान। प्राप्ति, Yes, sir. प्राप्तियां। अब प्राप्ति तो किसी भी साल की प्राप्ति हो सकती है, इस साल की हो सकती है। तो प्राप्ति और भुगतान खाते के अंदर जो भी पैसा हमें मिल रहा है वो लिखते हैं, और जो भी पेमेंट हम दे रहे हैं वो लिखते हैं। और जब हम आय और व्यय खाता बनाते हैं तो उसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ इस साल का ही इनकम लिखी जाती है और इस साल के ही एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं, सिर्फ इस साल और किसी साल। इस साल की जो हमारी इनकम है और इस साल का जो हमारा एक्सपेंडिचर, वही हम लिखते हैं किसके अंदर, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में इससे रिलेटेड रखनी। दूसरी चीज, अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कौन सी संस्थाएं होती हैं, किस तरह की संस्थाएं होती हैं। ये संस्थाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं, जो कि हमारी वो होती, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो आ सकती हैं इसके अंदर, स्कूल्स आ सकते हैं, कुछ अकादमीज होती है, एकेडमी जिसको बोलते हैं, अकादमी बोलते हैं, वो सिखाती, क्या सिखाती, संगीत सिखाती होंगी, कोई खेलने की चीज सिखाती होंगी, कुछ साहित्य की एकेडमी होती है जहाँ पे लोग कविता लिखना के शौकीन लोग, उनका क्लब होता है, उनके लिए काम करती है। उनका काम क्या होता है, अपने मेंबर्स के लिए, या कुछ आर्ट की कला से जुड़ी हुई चीज हो सकती है। कुछ लोग थिएटर माने ड्रामा, उनसे जुड़ी संस्थाएं होती हैं जो उसको प्रमोट करती हैं। तो ऐसी संस्थाएं होती हैं जो आर्ट और कल्चर को प्रमोट करती हैं। धार्मिक स्थल भी हो सकते हैं ना? धार्मिक प्रचार प्रसार की भी संस्था होती है, धार्मिक प्रचार प्रसार की भी संस्था होती है। इनका काम क्या है, अपने मेंबर्स के लिए या समाज के लिए कुछ ऐसा काम करना जिससे कि उन चीजों का प्रचार प्रसार हो, ये इनका काम होता है। तो ये संस्था होती है। ये जैसा मैंने आपसे कहा, ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, वो सब चीजें नहीं। ये संस्थाएं हमारी इस तरह से ये चलती है, ठीक है। अब दूसरी चीज इसके अंदर जो आपको ध्यान देने वाली है वो ये कि ये इन संस्थाओं के अंदर, जैसे मैंने कहा, फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजें बनती है। फाइनल अकाउंट्स में इनका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। ये 2-3 चीजें इनकी बनती है, ठीक है। तो हाँ सर, प्राप्ति में होता है कि उस साल का है पेमेंट लेकिन इस साल लिखेंगे, वैसे भुगतान में होता है। भुगतान में भी यही होता है। जो हमारी प्राप्ति और भुगतान खाता है वो ये साल नहीं देखता किस साल का है, वो ये देखता है क्या मिला और क्या दिया, बस, वो किसी भी साल का। और वो ये भी नहीं देखता कि हमने कोई संपत्ति खरीदी है, कंप्यूटर खरीदा कि तनख्वाह दी, वो ये भी नहीं देखता। वो जिस चीज के लिए भी पेमेंट करोगे वो सब लिखेगा और जिस चीज से भी पेमेंट आएगा वो लिखेगा। लेकिन जब हम आय और व्यय बनाते हैं उसके अंदर संपत्ति की खरीदी बिक्री थोड़ी लिखते हैं। आय व्यय कैसे निकलती है, इनकम से। हमने कोई कंप्यूटर खरीदा, जमीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, तो वो कोई खर्चा थोड़ी है, वो तो एसेट है, संपत्ति है। उससे तो हम प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। सैलरी वेजेस, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रेंट, इंटरेस्ट, ये खर्चे हैं। स्टेशनरी, ये खर्चे हैं। तो आय व्यय के अंदर तो हम सिर्फ, और वो भी खर्चे इसी साल के। तो वहां पे जब हम प्राप्ति और भुगतान खाते से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट कैसे करने पड़ते हैं कि भाई प्राप्ति तो हुई लेकिन उसके अंदर पिछले साल का था, वो घटाओ, तब हम आय व्यय में लिखते हैं, तब हम उसको आय व्यय। आय व्यय में तो इसी साल की आय लिखनी है और इसी साल की वो लिखने, व्यय लिखने। लेकिन प्राप्ति और भुगतान में तो जो मिल रहा है और जो दे रहे हैं वो सब लिखेंगे, ऐसा, ठीक है। तो सर, ये जैसे कोई कमीशन, सब्सक्रिप्शन, जैसे लाइफ मेंबरशिप फी, तो ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा ना? क्या कह रहे हो सर, जैसे मेंबरशिप फी, ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेंबरशिप की फीस इनकम एक्सपेंडिचर में भी आएगी और रिसीट्स एंड पेमेंट्स में भी आएगी।
दोनों में फर्क क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जो मिला वो आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में जो इनकम है इस साल की सब वही आएगा। मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। हाँ, अब 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए। एक तो सर इसमें बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो बनती है क्योंकि एनपीओ की भी एसेट्स होती है और लायबिलिटीज होती है, तो बैलेंस शीट तो जैसे बनती है वैसी बनती है, बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं है। एक फर्क है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, कैपिटल का। बाकी बैलेंस शीट तो ये भी बनाते हैं। कोई एक्ट है एनपीओ को रेगुलेट करता है? हाँ, एनपीओ को रेगुलेट करने के लिए सरकार जो है अपनी तरफ से कानून वगैरह बनाती रहती है, जिससे कि उनको रेगुलेशन हो सके, और इनके ऊपर थोड़ी सी सरकार नजर भी रखती है कई बार कि भाई आप ठीक से करें, और आप ठीक से चलाएं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा देते हूँ इस चीज को, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस चीज में। ठीक है, एक जैसे कि मान लीजिए ये है रिसीट्स एंड पेमेंट्स और ये है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट में जो मिल रहा है और जो दे रहे हैं, तो रिसीट्स डेबिट साइड लिखते हैं क्योंकि जो आ रहा है उसको डेबिट करते हैं, और पेमेंट क्रेडिट साइड लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है लेफ्ट साइड में, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखते हैं, खर्चे, और क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं। अब मान लीजिए आपको सब्सक्रिप्शन मिला, चंदा मिला, कितना? 1 लाख रुपए। लेकिन ये किस साल का आप बना रहे हो? ये बना रहे हो 2021 का, ये भी 2021 का। इसके अंदर 2020 का भी 10,000 रुपए है और 21 का सिर्फ 90,000 रुपए। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो आप पूरा 1 लाख ही लिखोगे ना, वो तो 1 लाख मिला। लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो इनकम तो सब्सक्रिप्शन की सिर्फ आप 90,000 रुपए लिखोगे। भाई 10,000 रुपए तो पिछले साल के इस साल मिले हैं, वो तो लास्ट ईयर देने थे मेंबर्स को, इस साल दिए, तो हमने रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो लिख दिया, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में 90,000 लिखेंगे क्योंकि पिछली बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दिया, पिछले बार इनकम एक्सपेंडिचर में वो लिख चुके होंगे, पिछली बार लिख चुके। अब आपको मैं एक बता दूं, और मान लीजिए अब आपने ये पॉइंट रेस किया तो मैं बता देता हूँ, और नीचे आपको दिया हुआ है कि 5,000 ऐसे हैं, रुपीज है, ऐसा है जो इस साल का है लेकिन नहीं मिला। 5,000 रुपए इस साल का है जो नहीं मिला, जो नहीं मिला इस साल का 5,000। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो 5,000 रुपए इस साल का नहीं मिला तो वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में नहीं आएगा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर उसको हम ऐड कर देंगे, तो वो 95,000 इस हिसाब से चीज। अब इसी ढंग से हम आगे चलते हैं। बैलेंस शीट की तरह ही बनता है। हाँ सॉरी, इसका जो प्रारूप है बैलेंस शीट की तरह ही है ना? ये 5,000 रुपए बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, बिल्कुल बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है हमारी पेमेंट में, हमने सैलरी दी, सैलरी हमने दी है मान लीजिए 12,000 रुपए, और हमें बोलिए कि 3,000 रुपए की सैलरी जो है अनपेड है, नहीं दी, तो भाई दी 12,000 है ना, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में 12 ही लिखेंगे। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में जब हम सैलरी लिखेंगे तो 12 तो हमने दे दी, 5,000 और लिखना देना बाकी है, तो टोटल हमारी 3,000 देना बाकी है, तो टोटल हमारी सैलरी तो 15,000 लिखी जाएगी। हमने दी 12, देनी थी 15, तो जो दी वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आएगी, और इनकम एक्सपेंडिचर में हम 15,000 लिखेंगे। इस हिसाब से हमें ये अकाउंट, ये दोनों अकाउंट्स हमारे बनते हैं। सर हम इनकम और एक्सपेंडिचर में एडवांस में क्यों इनकम एक्सपेंडिचर में एडवांसेस नहीं लिखते हैं,
इनकम एडवांस तो अगले साल की इनकम है ना, इस साल की तो है ही नहीं वो, तो अगले साल की इनकम में लिखेंगे, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट्स में लिखेंगे हम उसको, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, ठीक है। रिसीप्ट और पेमेंट में सर एडजस्टमेंट क्यों नहीं लिखते? बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट्स में एडजस्टमेंट होना ही नहीं है, जो मिला वो लिखना है, एडजस्टमेंट क्यों करना है उसमें? हमको तो जो मिला वो लिख दो, बाकी एडजस्टमेंट तो इनकम निकालने के लिए करना है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, जो मिला वो लिखना है बस, इसीलिए एडजस्टमेंट नहीं कर, उसमें और कुछ सोचना ही नहीं है। कितने मिले लिख दो, कितने दिए लिख दो, बस खत्म, आंख बंद करके, और कुछ करना नहीं इसलिए। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमें लिखना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है सर, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का नेचर क्या और इनकम एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रियल अकाउंट है, वास्तविक खाते। रियल अकाउंट मतलब कैश अकाउंट की तरह, कैश अकाउंट रियल होता है ना, वैसे रिसीट्स एंड पेमेंट्स रियल अकाउंट है। Yes. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस से जुड़ा हुआ है। सर जैसे रिवैल्यूएशन, ये हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह, तो इनकम पीएनएल अकाउंट की तरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसे रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें उतना ही अमाउंट लिखते हैं। नहीं, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोल सकते, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एसेट्स लायबिलिटीज की अमाउंट में चेंज आता है, बढ़ती घटती, वो लिखते हैं। चेंजिंग इनकम अमाउंट। एंड एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता। इनकम एक्सपेंडिचर में टोटल इनकम लिखते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर लिखते हैं, ठीक है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा आज का, ये मैंने आपको ब्रीफ सेशन दिया है और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चीज को हमको कैसे करना है, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको बताया, इस पे आपके किसी के कोई क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर एनुअल एग्जाम में इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं ना क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा कल क्लास रहेगी क्या? कल दशहरा है तो सुबह तो हम रख सकते हैं क्लास, उसमें क्या दिक्कत है? यस सर। सर यस सर, रख सकते। सुबह क्लास रख सकते हैं तो हम रखेंगे उसको, ठीक है। टाइम मैं डाल दूंगा आपको, कल मुझे सुबह 2-3 क्लास और भी लेनी है, मैं टाइम आपको बता दूंगा।